माय नेम इज पार्थ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने शुरू किया था कार्बन कंपाउंड्स फ्रॉम एसएससी क्लास 10 साइंस 1 चैप्टर नंबर 9, जिसका देखेंगे लेक्चर 7 जो पेज नंबर 127 से लेकर 130 के ऊपर आधारित होगा। यहां पर हम बात करने वाले हैं एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड, कार्बन के दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। ये क्या होते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, ये सारी बातें आपको बताऊंगा। एंड इफ यू आर न्यू टू चैनल, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, वीडियो को लाइक भी करना। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारे पास यहां पर दो कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स हैं। कॉमर्शियली मतलब पैसे के लिए इंपॉर्टेंट। एक तो है एथेनॉल, दारू, अल्कोहल, एंड दूसरा है एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड उसका आईयूपीएसी नेम है, एसिटिक एसिड उसका कॉमन नेम है, ठीक है ना। एंड एसिटिक एसिड कहां यूज करते हैं? विनेगर बनाने के लिए। तो हम इन दोनों को एक एक करके पकड़ पकड़ के धो डालेंगे। शुरू करते हैं हमारे प्यारे एथेनॉल से। अब जो ये एथेनॉल है ना, इसको जनरली प्यार से, मोहब्बत से अल्कोहल या फिर स्पिरिट बुलाया जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, बॉटल में अल्कोहल है, क्या आपको कोई कलर दिख रहा है? पिंक, ग्रीन, येलो, ब्लू, कोई भी कलर नहीं है ना, ट्रांसपेरेंट है। तो हम क्या बोलेंगे? एथेनॉल इज अ कलरलेस लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। बहुत सिंपल, बहुत बढ़िया। फिर मान लो बीकर में एथेनॉल लिया है एंड मैंने उसको गर्म किया, तो हमारा एथेनॉल 78 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एथेनॉल इज 78 डिग्री सेल्सियस। बहुत सिंपल। अब मैंने काफी कमेंट्स में कहीं पे देखा था, हाउ टू फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, ऐसे ही निकाला जाता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। लिक्विड लेते हैं, उसको गर्म करते हैं, उसमें थर्मोमीटर रखते हैं, जिस टेम्परेचर पे हमारा लिक्विड बॉइल होता है वही उसका बॉइलिंग पॉइंट है। लैबोरेटरी में भी ऐसे ही बॉइलिंग पॉइंट निकाला जाता है, ठीक है। कोई फॉर्मूला, कोई ट्रिक वगैरह नहीं है याद रखने की, ऐसे निकालते हैं। बहुत सिंपल। चलो फिर मान लो हमारे बीकर में हमने क्या लिया हुआ है? एथेनॉल लिया हुआ है एंड उसके अंदर हम पानी ऐड करने वाले हैं। तो हमारा एथेनॉल एंड पानी बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। एथेनॉल इज मिसिबल इन वाटर। मिसिबल मतलब क्या? मिक्स हो जाएगा। एथेनॉल इज मिसिबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस। तुम पानी लो एंड उसमें कितना भी अल्कोहल डालो, या फिर तुम अल्कोहल लो एंड उसमें कितना भी पानी डालो, ये दोनों लिक्विड्स बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। दे आर मिसिबल। सिंपल। चलो फिर सवाल ये है, क्या ये एथेनॉल एसिड है या बेस है या फिर न्यूट्रल है? तो ये पता लगाने के लिए हम लिटमस टेस्ट कर सकते हैं। देखो मैंने लिया ब्लू लिटमस पेपर और उसको मैंने डुबाया हमारे अल्कोहल के अंदर, बाहर निकाला। क्या आपको कोई कलर चेंज दिख रहा है? नहीं, सिर्फ वो गीला हो गया। ब्लू लिटमस पेपर रेड हुआ नहीं, मतलब ये एसिड नहीं है, ठीक है। फिर मैंने लिया रेड लिटमस पेपर, उसको भी मैंने डुबा के हमारे बीकर में से बाहर निकाला। क्या यहां पर भी कोई कलर चेंज दिख रहा है? नहीं, सिर्फ गीला हुआ है। रेड लिटमस ब्लू हुआ नहीं, मतलब ये बेस भी नहीं है, ये एसिड भी नहीं है, बेस भी नहीं है। तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, न्यूट्रल है। हमारा एथेनॉल न्यूट्रल है। When aqueous solution of ethanol, aqueous solution मतलब क्या? एथेनॉल एंड पानी का मिक्सचर, ठीक है। एथेनॉल एंड पानी के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? एक्वियस सॉल्यूशन। एक्वा मतलब पानी। When aqueous solution of ethanol is tested with litmus paper, हमें क्या पता चलता है? इट इज न्यूट्रल। एसिड भी नहीं है, बेस भी नहीं है, न्यूट्रल है, ठीक है। यहां तक 100 बात की एक बात, दारू पीना बहुत बुरी चीज है, प्लीज दारू मत पीजिएगा। अल्कोहल आपके किडनी को, आपके लिवर को, आपके हार्ट को, मस्कुलर सिस्टम को, स्केलेटल सिस्टम को, नर्वस सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को, एक्सेट्रा, इन सारे ऑर्गन्स को, ऑर्गन सिस्टम्स को अफेक्ट करता है। तो हम क्या बोलेंगे? कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल हार्म्स द हेल्थ इन अ नंबर ऑफ वेज। तुम्हारी हेल्थ को वो खराब कर सकता है। इट एडवर्सली अफेक्ट्स द फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस मतलब आपके बॉडी का इंटरनल फंक्शनिंग, आपके ऑर्गन्स का, ऑर्गन सिस्टम का, टिश्यूज का फंक्शनिंग जो होता है वो अफेक्ट होने वाला है। एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपका ब्रेन, आपका स्पाइनल कॉर्ड, आपका नर्वस सिस्टम भी अफेक्ट हो रहा है। जो बंदा दारू पी रहा है वो नशे में धुत है, वो टेढ़ा मेढ़ा चलेगा, उसे क्लियरली दिखाई नहीं देगा, वो अजीब अजीब बातें करने लगेगा। जो लोग दारू पीते हैं उनको अक्सर ऐसा दिखाई देता है। अगर आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, क्या आप गाड़ी चलाओगे? बिल्कुल नहीं चलाओगे, ठोक दोगे 100%। That is why do not drink and drive. Rather, do not drink, full stop. Do not drink.
हार्मफुल फॉर योर हेल्थ। एंड एक आखिरी बात आपको बताता हूं, ये बाटली पे देखो क्या लिखा हुआ है, एनहाइड्रस एथेनॉल 99.9%। एनहाइड्रस मतलब इसके अंदर पानी नहीं है, दिस इज प्योर एल्कोहल, 99.9% प्योर एल्कोहल। इसको हम एब्सोल्यूट एल्कोहल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एल्कोहल। एंड अगर आप ये पी लो ना भाई, अलग ही मजा आता है। देखो, कंजम्पशन ऑफ इवन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर एथेनॉल, जिसको हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एल्कोहल, कैन बी लीथल। लीथल मतलब क्या? जानलेवा हो सकता है। बंदा अगर ये एब्सोल्यूट एल्कोहल पी लेना, सीधा चल बसेगा बंदा। समझ रहे हो? तो ये हो गई सारी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल। अब थोड़ी केमिकल प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। आज का पहला रिएक्शन, रिएक्शन विथ सोडियम। जब हमारा एथेनॉल सोडियम के साथ मिल जाता है तो क्या गुल खिलाता है? आइए देखते हैं। ये बाटली में ना एथेनॉल है, दिख रहा है आपको, एंड वहां पे एक बीकर रखा हुआ है, बीकर के अंदर कैरोसिन है, एंड कैरोसिन के अंदर हमने सोडियम के टुकड़े, पीसेस रखे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एथेनॉल की बोतल उठाएंगे एंड थोड़ा सा एथेनॉल टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे, 2 to 5 ml। ठीक है, अब सोडियम जो है ना वो एक सॉफ्ट मेटल है, तो सोडियम को हम चाकू से भी इस तरह से कट कर सकते हैं। सोडियम के छोटे छोटे पीसेस कट करके हम रख देंगे, रेडी रखेंगे। ठीक है, फिर टेस्ट ट्यूब के ऊपर मैं लगाऊंगा एक कॉर्क, एक ढक्कन लगाऊंगा, एंड उस कॉर्क के बीच में एक छेद है, वहां से एक ट्यूब इस तरह से बाहर आ रही है, दिख रही है आपको? उस ट्यूब को हम बोलेंगे गैस डिलीवरी ट्यूब। कौन सी डिलीवरी? गैस डिलीवरी ट्यूब। फिर जो सोडियम के टुकड़े हमने कट किए हैं वो हम डाल देंगे एथेनॉल के अंदर इस तरह से, एंड इमीडिएटली आपको क्या दिख रहा है? बबल्स आते हुए दिख रहे हैं, बबल्स आ रहे हैं, एक गैस बाहर आते हुए दिख रही है। डिलीवरी ट्यूब के अंदर देखो, आपको एक गैस दिखेगी। फिर मैंने एक कैंडल जलाई, मोमबत्ती जलाई, एंड ये मोमबत्ती मैं डिलीवरी ट्यूब के माउथ पे लेके गया, तो वहां पे पटक करके आपको पॉप साउंड आएगा, ऐसा कुछ जलते हुए दिखेगा। दिस मीन्स जो गैस बाहर आ रही है वो कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। एक्सपेरिमेंट समझा? बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है। अब इसका रिएक्शन देखो। टेस्ट ट्यूब में क्या लिया था हमने? CH3CH2OH एथेनॉल। उसके अंदर हमने क्या ऐड किया? सोडियम Na। तो क्या होगा? सबसे पहले CH3CH2O, OH का जो H है, हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन निकल जाएगा, हट जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, एंड उसके जगह पर आ जाएगा Na। तो हमारा पहला प्रोडक्ट क्या है? CH3CH2ONA। एंड कौन सी गैस बाहर आ रही है? हाइड्रोजन। गैस इवॉल्व हो रही है, बाहर आ रही है, तो हम उसको अपवर्ड एरो से इंडिकेट करेंगे इस तरह से। बहुत बढ़िया। अब ये CH3CH2ONA, इसका नाम क्या है? देखो, CH3CH2 दो कार्बन है, तो हम बोलेंगे एथ। उसके आगे ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो हम बोलेंगे ऑक्साइड, एथॉक्साइड। CH3CH2O, इसको हम बोलते हैं एथॉक्साइड। एंड उसके आगे क्या है? सोडियम है, तो लगा दो सोडियम एथॉक्साइड। बहुत सिंपल नाम है। कैसे आया नाम वो समझ में आ गया? एथ ऑक्साइड, आगे लगा हुआ सोडियम, सोडियम एथॉक्साइड। अब इसको बैलेंस भी करना है। अब बैलेंसिंग के लिए हम क्या स्टेप फॉलो करते हैं? मेटल नॉन मेटल कार्बन, नहीं, मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन, सॉरी। तो सबसे पहले मेटल देखो भाई, रिएक्टेंट में सोडियम कितना है? 1 है। प्रोडक्ट में सोडियम कितना है? 1 है, बैलेंस्ड है। नॉन मेटल कौन सा है? कार्बन है। रिएक्टेंट में 2 कार्बन है, CH3CH2 2। प्रोडक्ट में भी 2 कार्बन है, बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन, रिएक्टेंट में OH 1 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट में भी ONA 1 ऑक्सीजन है, ठीक है, ये भी बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन, रिएक्टेंट में कितने हाइड्रोजन है? काउंट कर लो, H3H2H 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन इन द रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट में कितने हाइड्रोजन है? H3H2 5 प्लस H2 7। रिएक्टेंट में इवन नंबर है, प्रोडक्ट में ऑड नंबर है, तो हम क्या करेंगे? ऑड को बनाएंगे इवन। तो उसके लिए सोडियम एथॉक्साइड को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा इस तरह से, ठीक है। अब कितने हाइड्रोजन हो गए? H3H2 2 टाइम्स मतलब 10 हो गए, ठीक है। 10 प्लस H2 12। प्रोडक्ट में 12 हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन। रिएक्टेंट में कितने हैं? 6 हैं। तो एथेनॉल को भी मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं तो वहां पर भी 12 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है, हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। रिएक्टेंट में भी 12,
प्रोडक्ट में भी 12। अब अपने को स्टेप 1 से वापस चेक करना पड़ेगा। रिएक्टेंट में मेटल सोडियम कितना है? 1 है। प्रोडक्ट में सोडियम कितना है? 2 हो गया। देखो सोडियम एथोक्साइड को 2 से मल्टीप्लाई किया तो सोडियम 2 हो गया, तो रिएक्टेंट में हम सोडियम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहां पर हमारी इक्वेशन बैलेंस तो हो गई है 2 2 2, लेकिन फिर भी चेक करना है तो फटाफट चेक कर लेते हैं। रिएक्टेंट में 2 सोडियम है, प्रोडक्ट में 2 सोडियम है, ठीक है। रिएक्टेंट में कार्बन कितने हैं? 4 हैं, 2 टाइम्स CH3CH2, 4 कार्बन। प्रोडक्ट में भी 2 इंटू CH3CH2, 4 कार्बन है। रिएक्टेंट्स में 2 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट में भी 2 ऑक्सीजन है। रिएक्टेंट में 12 हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट में भी 12 हाइड्रोजन है। देखो इक्वेशन का बैलेंसिंग बहुत ज्यादा सिंपल है, सिर्फ 2 2 2 लगाना है, बैलेंस हो जाती है इक्वेशन। लेकिन अगर आप भूल जाते हो तो स्टेप वाइज कैसे बैलेंस करना है वो आपको यहां पे बता देता हूं। मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये 4 स्टेप फॉलो करने हमें वाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। यहां तक बातें समझ में आ गई हैं? थोड़ा आगे चले। आज का दूसरा रिएक्शन डिहाइड्रेशन रिएक्शन। बट बिफोर वी गो अहेड आपको एक बात बता दूं, अभी जो हमने रिएक्शन देखा एथेनॉल प्लस सोडियम का, अगर सोडियम की जगह पे मैग्नीशियम यूज करें तो रिएक्शन नहीं होगा, बबल्स नहीं आएंगे, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी। इसका रीजन ये है मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। सोडियम इज हाईली रिएक्टिव तो वो रिएक्शन दिखाता है, मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी कम है तो वो रिएक्शन नहीं दिखाता। ये ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है, अपने भेजे में फिट कर लेना, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन देखो, जब हमारा एथेनॉल कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिल जाता है तो क्या गुल खिलाता है? आइए देखते हैं। ये बाटली में हमने लिया है सल्फ्यूरिक एसिड एंड टेस्ट ट्यूब में हमने लिया हुआ है एथेनॉल। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, याद रखना। फिर इसकी बाटली को हम टेढ़ा करके बहुत सारा एक्सेस क्वांटिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हम टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देंगे इस तरह। तो टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या मिक्सचर बन गया? एथेनॉल प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। एंड इसको हम नीचे से हीट करेंगे। कितना हीट करेंगे? बहुत ज्यादा हीट करेंगे, 170 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे। तो अब क्या होगा देखो, when ethanol is heated at the temperature of 170 degrees Celsius with excess amount, excess मतलब क्या? ज्यादा, excess amount of concentrated sulfuric acid, what will happen? One molecule of water will be removed. एथेनॉल में से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा एंड हमें क्या मिलेगा? इथीन मिलेगा। इथीन इज अल्कीन है ना, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, डबल बॉन्ड होता है। ये कैसे हुआ? देखो CH3 CH2 OH, ये कौन है? एथेनॉल है। इसको हम 170 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर रहे हैं विथ एक्सेस अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो आपको वो OH दिख रहा है डब्बे में, OH दिख रहा है एंड एकदम उसके बाजू में H दिख रहा है डब्बे में। H एंड OH निकल जाएगा, मेरे साथ साथ बोलना, H एंड OH निकल जाएगा तो कैन आई से H2O निकल गया, HOH बाहर आ गया, H2O निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड। क्या बचा? CH2 CH2। लेकिन यहां पे कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाया। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4। तो यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन गया? CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन बन गया। देखो बात समझो, मुद्दा समझो। एथेनॉल में से हमने वाटर मॉलिक्यूल निकाला, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन। सिंपल है ना, पानी निकल गया, डिहाइड्रेशन हुआ। एंड ये पानी निकालने में मदद किसने की? सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट्स एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेशन में हेल्प करता है, लाइक अ कैटलिस्ट। यहां तक की बातें समझ में आ गई? थोड़ा आगे चलते हैं, बात करते हैं एथेनोइक एसिड की। बाटली में एथेनोइक एसिड है, क्या आपको कोई कलर दिख रहा है? ग्रीन, ब्लू, येलो, पिंक, कुछ भी नहीं है ना। तो हम क्या बोलेंगे? एथेनोइक एसिड इज ऑल्सो अ कलरलेस लिक्विड एंड उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 118 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एथेनोइक एसिड IUPAC नेम है, इसका कॉमन नेम क्या है? एथेनोइक एसिड इज कॉमनली नोन एज एसिटिक एसिड। एंड एक और बात, द मेल्टिंग पॉइंट और द फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट सेम होते हैं। देखो
ice melts at 0 degrees Celsius, water freezes at 0 degrees Celsius. Melting point and freezing point of a substance overlap. ठीक है, they are the same. तो यहां पे the melting point or the freezing point of pure ethanoic acid is 17 degrees Celsius. प्योर एथेनोइक एसिड की बात हो रही है, विनेगर की बात नहीं कर रहा हूं. विनेगर डाइल्यूट होता है, उसमें बहुत सारा पानी होता है. मैं प्योर एथेनोइक एसिड 100% एथेनोइक एसिड की बात कर रहा हूं. उसका फ्रीजिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 17 डिग्री सेल्सियस. तो क्या होगा ना, ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड कंट्रीज, ठंडी जगहों पे टेम्परेचर क्या होगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 5, 10. ऐसे टाइम पे एथेनोइक एसिड फ्रीज हो जाता है एट रूम टेम्परेचर एंड इट लुक्स लाइक आइस. ऐसा दिखता है. समझ रहे हो? एथेनोइक एसिड फ्रीज हो जाता है एट रूम टेम्परेचर. दैट इज वाई प्योर एथेनोइक एसिड, मेरे साथ बोलना, प्योर एथेनोइक एसिड इज कॉल्ड एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड बिकॉज इट विल फ्रीज एट रूम टेम्परेचर इन कोल्ड कंट्रीज. यहां तक बात बराबर है. एंड अब एथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसा है? CH3 C डबल बॉन्ड O OH. ये जो C डबल बॉन्ड O OH पार्ट है, दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप. बराबर है ना? एंड हमारा एथेनोइक एसिड जितने भी रिएक्शंस दिखाता है, द केमिकल रिएक्शंस ऑफ एथेनोइक एसिड आर बिकॉज ऑफ फंक्शनल ग्रुप. ये जो COOH फंक्शनल ग्रुप है ना, सारी मस्ती वहीं पे होने वाली है, सारे रिएक्शंस उसके साथ ही होने वाले हैं. So let us understand the chemical properties of ethanoic acid. Alright, बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की. तो सबसे पहला रिएक्शन है रिएक्शन विथ अ बेस, लेकिन हमने लिया है स्ट्रॉन्ग बेस. रिएक्शन विथ अ स्ट्रॉन्ग बेस. एक बात आपको बता दूं, एथेनोइक एसिड एसिड है, एसिड प्लस बेस गिव्स मी सॉल्ट प्लस वाटर. दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो ये भी क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा. ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है ना. तो देखो यहां पे क्या हो रहा है. हमने लिया है CH3COOH, छतरी कुह, दैट इज नथिंग बट एथेनोइक एसिड. एथेनोइक एसिड इज अ वीक एसिड, नाजुक एसिड है. तो स्ट्रॉन्ग कौन है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सारे स्ट्रॉन्ग है. ये कैसा है? ये वीक एसिड है. इसके साथ हमने लिया है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस. तो जब एक वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन हो रहा है तो क्या होगा? देखो, NaOH का OH दिख रहा है हमें डब्बे में, एंड CH3COOH का H दिख रहा है. HOH मिलकर H2O बनाते हैं, मतलब यहां पर एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ गया. बहुत बढ़िया. तो क्या बचा? CH3COO इतना बचा एंड Na बचा था, तो वो Na यहां पे लग जाएगा, CH3COO Na. अब इसका नाम क्या है सुनो. बाय द वे, ये सोडियम एथॉक्साइड नहीं है, कंफ्यूज मत होना. सोडियम एथॉक्साइड क्या था? CH3CH2ONA. रिएक्शन लिखते जाना तो ही याद रहेंगे. ये अलग आइटम है. अब इसका नाम सुनो. ये क्या है? सोडियम है ना, तो मैं लिखूंगा सोडियम. अब बहुत ध्यान से सुनना, CH3COO ये जो आइटम है, कौन सा आइटम? CH3COO. इसका नाम है एथेनोएट. इसका नाम है एथेनोएट. तो कंपाउंड का नाम क्या हो गया? सोडियम एथेनोएट. दिस इज द IUPAC नेम. कौन सा नाम है? IUPAC नेम है. इसका कॉमन नेम होगा, एथेनोएट के जगह पे लगेगा एसीटेट. तो मेरी बात सुनो, CH3COO ये जो आइटम है, इसका कॉमन नेम क्या है? एसीटेट, सोडियम एसीटेट. फटाफट एक बार बता दो. सोडियम एथेनोएट IUPAC नेम है, सोडियम एसीटेट कॉमन नेम है. अब सवाल यह है कि ये सोडियम एसीटेट जो सॉल्ट बना, सोडियम एथेनोएट एसीटेट, जो भी बोलना है बोलो, ये सॉल्ट वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन से बना है. मानते हो कि नहीं? तो हमारा सोडियम एथेनोएट इज अ बेसिक सॉल्ट. कैसा सॉल्ट है? बेसिक सॉल्ट. हां, सॉल्ट की भी टाइप्स होती हैं. एसिडिक सॉल्ट होता है, बेसिक सॉल्ट होता है, न्यूट्रल सॉल्ट होता है. अब कुछ बातें आपको यहां पे एक्स्ट्रा बता देता हूं. जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, न्यूट्रल सॉल्ट बनता है. ठीक है? वीक एसिड वीक बेस, न्यूट्रल सॉल्ट बनता है. ठीक है? बराबरी की बात है.
लेकिन जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस रिएक्ट करते हैं तो एसिडिक सॉल्ट मिलेगा, एंड जब एक वीक एसिड एंड एक स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं तो मुझे बेसिक सॉल्ट मिलता है। ये कुछ बातें आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं, चाहिए तो आप लिख लो, थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है, रिवाइंड करके वापस देख लो, लिख लो, याद कर लो, ठीक है। यहां तक सारी बातें क्लियर हैं, आगे चलते हैं थोड़ा। ऑलराइट, तो देखते हैं रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। पहले यहां पे कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप रखा हुआ है, पहले उसको समझ लेते हैं। हमारे पास दो टेस्ट ट्यूब है, एक बड़ी वाली एक छोटी वाली। यहां पे दो बॉटल्स हैं, एक में एसिटिक एसिड है एंड एक में लाइम वाटर है। अब ये लाइम वाटर कैसे बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पता है आपको, CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके पाउडर को पानी में अगर आप डिसॉल्व कर दो ना तो जो सॉल्यूशन मिलेगा उसको हम लाइम वाटर बोलते हैं। बहुत बढ़िया। फिर पेट्री डिश में सोडियम कार्बोनेट पाउडर रखी हुई है। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? Na2CO3। बाइकार्बोनेट क्या होता है? NaHCO3। HCO3 बाइकार्बोनेट, गाना भी गाया है हमने, आई होप आपको याद है। तो एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले लाइम वाटर की बोतल उठा के थोड़ा सा लाइम वाटर डाल देंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर, इस तरह से। बहुत बढ़िया। तो हमारे छोटे वाले टेस्ट ट्यूब के अंदर आ गया लाइम वाटर। फिर कैल्शियम कार्बोनेट की पाउडर लेंगे, चमची से उठाएंगे एंड बड़े वाले टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देंगे, इस तरह से। चमची नहीं है, वो स्पैचुला बोलते हैं उसको। बड़ी वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर आ गया सोडियम कार्बोनेट का पाउडर। अब इस सेटअप को थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं। देखो, आपको बड़े वाले टेस्ट ट्यूब में एक फनल दिख रही है ऊपर लगी हुई, उसको बोलते हैं थिसल फनल। क्या काम है उसका, क्या यूज है, 2 मिनट में बताता हूं। अभी थिसल फनल के बाजू में आपको एक ऐसी ट्यूब दिख रही है, बेंड होते होते बड़े वाले टेस्ट ट्यूब में से निकल के छोटे वाले टेस्ट ट्यूब के अंदर जा रही है। उसको, उस ट्यूब को हम बोलेंगे गैस डिलीवरी ट्यूब। ठीक है, यहां तक सारा सेटअप समझ में आ गया। अब एसिटिक एसिड की बोतल उठाएंगे एंड थिसल फनल के थ्रू एसिटिक एसिड को बड़े वाले टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देंगे, इस तरह। ठीक है, तो एसिटिक एसिड हमारा आ गया। अब जैसे ही एसिटिक एसिड ऐड हुआ, रिएक्शन विल स्टार्ट। एसिटिक एसिड एंड सोडियम कार्बोनेट के बीच में रिएक्शन शुरू हो जाएगा एंड बबल्स आने शुरू हो जाएंगे। बबल्स आ रहे हैं, बबल्स आ रहे हैं, एक गैस बाहर आ रही है एंड वो गैस ट्यूब से पास होते होते बड़े वाले टेस्ट ट्यूब से छोटे वाले टेस्ट ट्यूब के अंदर जा रही है, इस तरह से। दिख रहा है आपको? अरे दिख रहा है ना। ये कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। एंड एक बात बता दो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो लाइम वाटर कैसा हो जाता है? मिल्की हो जाता है। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो रिएक्शन होता है, बिकॉज ऑफ विच लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। अब ये रिएक्शन का जो इक्वेशन है वो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, बट आई वॉन्ट यू पीपल टू पोस्ट इट इन द कमेंट। कौन सा रिएक्शन हो रहा है, क्या प्रोडक्ट बन रहा है, लाइम वाटर मिल्की क्यों हो रहा है, ये आप मुझे कमेंट में पोस्ट करके बताओ एंड आफ्टर सम टाइम मैं भी कमेंट कर दूंगा, वहां पे आंसर बता दूंगा। ठीक है, सारा एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया। तो अब थोड़ा रिएक्शन देख लेते हैं, इक्वेशन देख लेते हैं। चलो, हमने क्या लिया था? CH3COOH एथेनोइक एसिड, उसके साथ हमने ऐड किया सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अब देखो भाई, एथेनोइक एसिड एसिड है, सोडियम कार्बोनेट बेस है, तो ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। यहां पर भी हमें सॉल्ट मिलेगा एंड वाटर मिलेगा एंड एक गैस भी मिलेगी, अब है ना, बोनस ऐसा एक्स्ट्रा। तो सबसे पहला सॉल्ट क्या बनेगा भाई? CH3COONA। क्या नाम है? सोडियम एथेनोएट। IUPAC नेम है, कॉमन नेम क्या रहेगा? सोडियम एसीटेट। प्लस पानी, सॉल्ट प्लस वाटर मिल गया, प्लस गैस CO2। अपवर्ड एरो यहां पे नहीं दिखाया हुआ है, आप दिखा देना, बिकॉज गैस है, इवॉल्व हो रही है, तो अपवर्ड एरो दिखाना बहुत जरूरी है। अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है, करते हैं बैलेंस। मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। फॉलो द 4 स्टेप्स। सोडियम को देखो भाई, रिएक्टेंट में सोडियम कितने हैं? 2 एटम है। प्रोडक्ट में सोडियम का एक ही एटम है, तो सोडियम एथेनोएट को पूरे को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, सोडियम बैलेंस हो गया। अब ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूं। ये जो पूरा ग्रुप है ना, CH3COO एथेनोएट ग्रुप, एथेनोएट ग्रुप बोल सकता हूं ना। प्रोडक्ट में कितना है? 2 है, 2 CH3COO। रिएक्टेंट में कितना है? 1 ही है। तो वहां पर एथेनोइक एसिड को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एथेनोएट का जो पार्ट है वो बैलेंस हो गया पूरा।
फील आ रहा है? अच्छा, अब हाइड्रोजन को देखो, एथेनोइक एसिड को 2 से मल्टीप्लाई किया रिएक्टेंट में तो 2 हाइड्रोजन है, एंड यहां पे प्रोडक्ट में H2, ये भी 2 हाइड्रोजन हो गए, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। एंड फिर आखिरी बात, अभी Na2CO3 के अंदर आपको कार्बन दिख रहा है, एक कार्बन है, यहां पे प्रोडक्ट में CO2 में एक कार्बन है, कार्बन भी बैलेंस है। एंड लास्ट में ऑक्सीजन की बात करते हैं, O3 रिएक्टेंट में 3 ऑक्सीजन है वहां पर, प्रोडक्ट में देखो H2O का 1 ऑक्सीजन एंड CO2 का 2 ऑक्सीजन, प्रोडक्ट में भी 3 ऑक्सीजन है। तो इस तरह से पूरा इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। ठीक है, काफी सिंपल है, कुछ नहीं किया, 2-2 लगा है बस। एंड यही सेम रिएक्शन हम सोडियम बाइकार्बोनेट को लेकर भी कर सकते हैं। एथेनोइक एसिड लिया हुआ है, उसके अंदर ऐड कर देंगे NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, सेम प्रोडक्ट मिलेगा, कुछ भी अलग नहीं मिलेगा। CH3COONA सोडियम एथेनोएट प्लस पानी प्लस CO2 गैस, अपवर्ड एरो दिखा देना टू शो दैट इट इज अ गैस दैट इज इवॉल्विंग, बाहर आ रही है। अब ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आई वॉन्ट यू पीपल टू पॉज द वीडियो, पॉज करो, इधर रुक जाओ एंड खुद वेरीफाई करो सारे एटम, सारे एलिमेंट्स बैलेंस है या नहीं है। हो गया, कर लिया, पॉज किया, देखा, आगे चलते हैं। अब आपके टेक्स्ट बुक में एस्टरिफिकेशन नाम का एक रिएक्शन दिया हुआ है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रिएक्शन है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, एंड उसके लिए हमारे पास ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप यहां पे रेडी है। अब ये जो बीकर दिख रहा है यहाँ पे, बीकर में कुछ नहीं है, पानी है, उसके बाजू में ट्राइपॉड के ऊपर बीकर है, उसमें भी कुछ नहीं है, पानी है। उसके बाजू में आपको टेस्ट ट्यूब दिख रही है, एंड टेस्ट ट्यूब के बाजू में 3 बॉटल्स हैं, एक बॉटल में कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, उसके बाजू में एथेनॉल है, उसके बाजू में ग्लेशियल एथेनोइक एसिड है। बहुत सिंपल। तो सबसे पहले एथेनॉल की बॉटल उठाकर 1 ml एथेनॉल टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देंगे, इस तरह से। कितना डाला? 1 ml। फिर दूसरा उठाएंगे ग्लेशियल एथेनोइक एसिड की बॉटल एंड 1 ml ग्लेशियल एथेनोइक एसिड टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देंगे। टेस्ट ट्यूब में 2 चीजें हैं, एथेनॉल प्लस ग्लेशियल एथेनोइक एसिड, बहुत बढ़िया। फिर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ड्रॉप वाइज, ड्रॉपर के मदद से एक एक करके थोड़ा 2-3-4 ड्रॉप टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देंगे, इस तरह। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट, यहां पर कैटलिस्ट का काम करेगा, रिएक्शन को स्पीड अप करने में हेल्प करने वाला है। तो टेस्ट ट्यूब के अंदर कितनी चीजें हैं? 3 चीजें, एथेनॉल, ग्लेशियल एथेनोइक एसिड प्लस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत बढ़िया। अब यहां पे ट्राइपॉड के ऊपर जो बीकर है उसके अंदर क्या है? पानी है। नीचे से हमने बर्नर को शुरू कर दिया है एंड हमारा पानी गर्म हो रहा है। इस गरम पानी के अंदर हम इस टेस्ट ट्यूब को रख देंगे। ये जो रिएक्शन है ना, वो हाई टेम्परेचर पे होता है, इसलिए उसको हमें 10 से 15 मिनट गर्म पानी के अंदर रखना है। ठीक है, मान लो 10-15 मिनट हो गए, रिएक्शन कंप्लीट हो गया। हम टेस्ट ट्यूब को बाहर निकालेंगे एंड टेस्ट ट्यूब के अंदर जो भी माल मसाला है वो इस बीकर के अंदर हम डाल देंगे। ठीक है, यहां तक सब कुछ सिंपल। टेस्ट ट्यूब को वापस रख दो एंड अब अगर मैं बीकर में स्मेल लूं, ऐसे सूंघ के देखूं, तो मुझे फ्रूट्स की स्मेल आएगी। किसकी स्मेल आएगी? फ्रूट की स्मेल। ये जो एस्टर हमने बनाया, हमने क्या बनाया? एस्टर। एस्टर हैज द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्रूट्स, इट हैज अ फ्रूटी फ्रेग्रेंस। इनफैक्ट जितने सारे फ्रूट्स होते हैं ना, हर एक फ्रूट में कोई ना कोई एस्टर होता है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के एस्टर्स होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ एस्टर फ्रूट्स को अपना स्पेसिफिक फ्रूटी फ्रेग्रेंस मिलता है। इंडस्ट्री में ये जो एस्टर है ना, उसको फ्लेवर्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, यहां तक बात समझ गए? तो रिएक्शन देख लेते हैं। तो यहां पर 2 चीजें थी हमारे पास, एक था CH3COOH एथेनोइक एसिड एंड हमने लिया था CH3CH2OH दैट इज एथेनॉल, एंड उसमें हमने 2-3 ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया था। एसिड विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट। अब रिएक्शन में क्या हुआ वो बहुत ध्यान से सुनना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, ये OH दिख रहा है आपको येलो डब्बे के अंदर, OH, एंड वहां पे H दिख रहा है आपको। HOH मिलकर क्या बनाएंगे? वाटर बनाएंगे। तो यहां पर भी एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा। देखो, वाटर बाहर आ गया। अब जो कुछ भी बचा हुआ है वो सारी चीजें जॉइंट हो जाएंगी। क्या क्या बचा है? एथेनोइक एसिड में CH3COO एथेनोएट ग्रुप बचा हुआ है, CH3COO, एंड एथेनॉल में CH3CH2 ये बचा हुआ है।
CH3COO एंड CH2CH3 ये ज्वाइंट हो जाएंगे एंड हमें ऐसा कुछ मिलेगा। ध्यान से देखो उसको, CH3COO CH2CH3 ये है हमारा एस्टर। इसका नाम क्या है? एथाइल एथेनोएट। नाम कैसे आया वो भी आपको बता देता हूं। CH3COO ये क्या है? एथेनोएट है। एंड CH2CH3 ये एथाइल ग्रुप होता है, हमने पढ़ा हुआ है ना। तो इसका नाम पड़ जाएगा एथाइल एथेनोएट एंड दैट इज द एस्टर। बहुत ही सिंपल मुद्दा है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है, एथेनॉल लिया है, जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाता है एंड जो भी बचा हुआ है वो सब जुड़ जाता है एंड एस्टर बन जाता है। समझ रहे हो? रिएक्शन बैलेंस्ड है, लेकिन फिर भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले कार्बन का आइटम देखो कितना है रिएक्टेंट में। 1 2 3 4 4 कार्बन है। प्रोडक्ट में कितने हैं? 1 2 3 एंड 4। प्रोडक्ट में भी 4 है। कार्बन बैलेंस है। हाइड्रोजन चेक कर लें। देखो रिएक्टेंट में 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हाइड्रोजन रिएक्टेंट में है, तो प्रोडक्ट में कितने हैं? 3 4 5 6 7 8 9 10। प्रोडक्ट में भी 10 हाइड्रोजन है, बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन देख लो भाई, रिएक्टेंट में 1 2 3 ऑक्सीजन रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में कितने हैं? 1 2 3। इक्वेशन इज बैलेंस्ड, बहुत ही सिंपल है। कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एथेनॉल, वाटर मॉलिक्यूल बाहर, बाकी सब ज्वाइंट, बन गया एस्टर। एस्टर का नाम एथाइल एथेनोएट। एंड एक आखिरी बात, मान लो कि हमने एस्टर लिया हुआ है, ये हमारा एथाइल एथेनोएट है, इसके अंदर मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला वापस, तो क्या होगा पता है? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एस्टर को तोड़ देगा बीच में से। सोडियम हाइड्रोक्साइड एस्टर को बीच में से तोड़ देगा, काट देगा, एंड क्या बनेगा? CH3COO। यहां पे लग जाएगा Na सोडियम, तो ये बन गया तुम्हारा सोडियम एथेनोएट, सोडियम एसिटेट बन गया, बराबर। एंड अब वहां पे क्या बचा? CH2CH3 एंड OH, तो CH3CH2OH ज्वाइंट होकर बन जाएगा तुम्हारा एथेनॉल। एंड यहां पर ये जो सोडियम एथेनोएट है, इट इज अ टाइप ऑफ सोप, एक टाइप का साबुन है वो। तो इस रिएक्शन में हमने क्या बनाया? साबुन बनाया। आपको बता देता हूं, तो रिएक्शन समझो, एस्टर प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स मी सोप। इस रिएक्शन को बोलते हैं सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, एज इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोप। एंड देखो बहुत अलग 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 टाइप के सोप्स होते हैं। आपको एक और बात पता है ना कि कार्बन की जो चेन है वो बहुत बड़ी भी हो सकती है। यहां तो हम 3 और 4 कार्बन के साथ खेल रहे हैं, कार्बन के चेन में 50 60 70 कार्बन भी हो सकते हैं। उतने बड़े बड़े एस्टर लेकर, कितने बड़े? 50 कार्बन के, 60 कार्बन के, 70 कार्बन के, उतने बड़े बड़े एस्टर लेकर ये लोग सोप बनाते हैं एंड वो सोप हम एक्चुअली यूज करते हैं। समझ रहे हो? तो ये जो रिएक्शन है बिटवीन एस्टर एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलेंगे? सैपोनिफिकेशन। एंड इससे क्या बनता है? साबुन बनता है, सोप बनता है। आई होप सारी बातें एकदम क्लियर हैं। आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। एंड जो भी टॉपिक हमने पढ़े उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस लेक्चर के एंड में आपको मिल जाएंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, करते हो जानता हूं, एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। बस दुनियादारी यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।